Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मिर्ज़ापुर 2 की आगे कहानी बढ़ती है, जहाँ पे 4-5 एसयूवी एक जंगल में से होकर जा रही होती है और उनमें बैठे होते हैं गुड्डू भैया। गुड्डू भैया जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, जंगलों में उन्हें एक जिप्सी पलटी हुई दिखाई देती है। इस जिप्सी के अंदर मुन्ना भैया होते हैं, जो ज़िंदगी और मौत से तड़प रहे होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि ये गाड़ी पलटी हुई है और गुड्डू भैया वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुड्डू भैया पहुँचते ही इस जिप्सी को एक जोर का धक्का देते हैं और वह जिप्सी नीचे खाई में जा गिरती है, जिसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। उन्होंने सोचा कि मुन्ना भैया मर चुके हैं। उसके बाद में मुन्ना भैया वहाँ पे चट्टानों को पकड़ते हुए निकलते हैं और बात बात पर एक ही बात कहते हैं कि गांड में गोली मार दूंगा, गांड में गोली मार दूंगा, माँ चोद देंगे तुम्हारी, माँ चोद देंगे, ऐसे कहते हैं। परंतु फिर वह अपने आप को बेड पर पाते हैं और सामने होते हैं उनके पिताजी कालीन भैया और उनके दादाजी। जब वो सारे ये नज़ारा देख रहे होते हैं, तब वो उनको समझाने की और शांत करने की कोशिश करते हैं कि आप बहुत दिनों के बाद में होश में आए हैं। उसके बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं और वह अपने दोस्त को अपनी पीठ पे लगी गोलियों के छेद देखने के कहता है। इसके बाद में सीन बदल जाता है और हम आ जाते हैं जौनपुर में। जौनपुर में आने के बाद में जो इसका चचेरा भाई होता है, वह वहाँ पर खुद को डॉन घोषित कर लेता है और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। जौनपुर का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के बाद में वह वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में लाला अपने एक साथी से बात कर रहे होते हैं, जो गुड्डू भैया और मुन्ना भैया दोनों को मारने की प्लानिंग बनाते हैं। परंतु ऐसे ऐसे करते हुए ये इनकी बात आगे बढ़ती जाती है। फिर अगले सीन में यह होता है कि ये गुड्डू भैया की जो साली होती है वो और उसकी बहन जंगल से गुजर रहे होते हैं और वो एक अस्पताल से दवाई लेते हैं और दवाई लेके चले जाते हैं। जैसे वो जाते हैं तो एक आदमी उनको देख लेता है और वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अगले ही सीन में कालीन भैया की पत्नी सो रही होती है और उसके ससुर उसके पास आते हैं और उसके साथ छेड़खानी करते हैं। और उससे अगले सीन में यह होता है कि नेताजी अपने बड़े भाई सीएम के पास जाते हैं और उनसे कुछ कहते हैं। वो बात ही बात में कहते हैं कि इनको बाहर भेजो, परंतु वो कहता नहीं, जो बात कहनी आप यहीं कह दीजिए। और वो उनको एक थप्पड़ मार देता है कि आपने बहुत शोर शराबा और वहाँ पे मार काट की हुई है। अगला सीन आता है त्रिपाठी कोठी का। त्रिपाठी कोठी के अंदर कालीन भैया बैठे हैं, उनके पास एसपी पहुँचते हैं, जो गोलू के पिताजी और स्वीटी के पिताजी होते हैं। वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करें, परंतु ऐसा नहीं होता। फिर वो मौर्य के पास पहुँचते हैं। मौर्य सोचता है कि उन्होंने उसकी जान बख्श दी, इसके कारण वो उनको कुछ नहीं कहते। तो इस प्रकार वो वहाँ से चले जाते हैं। अगले ही सीन में गोलू और गुड्डू भैया की बहन दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और गुड्डू भैया के पिताजी भी कुछ कागज़ देख रहे होते हैं कि हमें क्या करना चाहिए आगे या क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद में अगले सीन में वो वहाँ पे जौनपुर में गुड्डू भैया के भाई मीटिंग करते हैं और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं और दारू का सारा व्यापार उनके अंडर हो जाता है। उसके बाद में गुड्डू भैया कहते हैं कि मैं अमर हूँ, हमें कोई नहीं मार सकता। यह बात अखंडा सुन लेता है और वह उनकी बुद्धि के लिए और उनकी सलामती के लिए यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ करवाने के बाद ही जैसे जैसे यज्ञ चल रहा होता है तो वहाँ पे खीर खाई जा रही होती है। तो मुन्ना भैया पंडित जी को वहाँ से भगा देते हैं और कहते हैं कि तू तो 4 कटोरी खीर पी गया। इसके बाद में वह पंडित जी उठकर वहाँ से चला जाता है और अगले ही सीन में वहाँ पर वो लड़का जो इनका पीछा कर रहा था, वो पुलिस वाले को लेकर वहाँ पे पहुँचता है और वहाँ पे उनके बीच में अच्छी तरह हाथापाई होती है और वह कहता है कि मैं मुन्ना भैया को गुड्डू भैया सौंप दूंगा, चाहे जिंदा या मुर्दा, तो मुझे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। इसके बाद वहाँ पर दोनों लड़ाई करते हैं और वो भाग जाता है और वो पुलिस वाला वहाँ पे गिर जाता है। तो दोनों में झड़प होती है। तो गुड्डू भैया की
बहन पत्थर से उसके सिर पर वार करती है और वह जान बचाने की भीख मांगता है। और उधर पुलिस वाला गुड्डू भैया के साथ लड़ता है और दोनों आपस में लड़ते लड़ते नीचे गिर पड़ते हैं। तभी गोलू कांच से उस पुलिस वाले पर हमला कर देती है और वह मर जाता है। उसके बाद में वह भी भीख मांगने पर उसको जाने देती है और पुलिस वाला वहाँ से मर जाता है। अगले ही सीन में अखंडा अमल्य से मिलने के लिए जाता है, लेकिन अमल्य ज़्यादा ताव में बोलता है तो अखंडा भैया उसको कहता है कि तुम चूतिया नहीं, तुम असल चूतिया और अखंड चूतिया हो। उसके बाद में पहला एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।